बाजार बोलता है। एफआईएस का डेटा देख लेते हैं एक बार कि किस तरह का डेटा उनका फ्राइडे के सेशन में बना है और उसके आधार पर तय करते हैं हम लोग की रणनीति क्या होगी। हालांकि फ्राइडे को जो खबर आई वो अपने आप में इतनी बड़ी थी कि फ्राइडे के डेटा को उतना वेटेज नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके डेटा को देखकर एक रणनीति जरूर बन जाती है कि एफआईएस ने फ्राइडे के सेशन में किया क्या। तो एज यूजुअल यहाँ पर देखें तो डीआईज तो खरीद ही रहे हैं, 2900 करोड़ का बाइंग डीआईज की तरफ से आया, लेकिन एफआईज ने करीब 1950 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर हम देखें तो ग्लोबल इंडिसेस किस तरह की चल रही हैं वहाँ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि आज जिस तरह की खबर है वो तो एक पॉजिटिव ही खबर है। और डाउ जोन्स यहाँ पर करीब 1% बढ़कर बंद हुआ फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट के बाद। शंघाई रेड मार्क में बना हुआ है। निकाई अपनी ही चाल पर चल रहा है, क्योंकि डॉलर येन को लेकर काफ़ी कुछ अनिश्चितताएं रहती हैं, तो वहाँ पर येन कैरी ट्रेड का बड़ा इंपैक्ट रहता है। कोस्पी रेड मार्क है, लेकिन हैंसेंग में एक अच्छी बढ़ा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिले जुले संकेत हैं एशियन मार्केट से, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए कोई सच नेगेटिव खबर नहीं है। एक और पॉजिटिव खबर की हम बात करेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल से आ रही है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें कि आज अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो कैप्लिन पॉइंट यहाँ पर करीब 10% का उछाल, शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर करीब 10% की तेजी देखने के लिए मिली है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन यहाँ पर करीब 10% का उछाल है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल यहाँ पर करीब 9%, इडलवाइज में करीब 9% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही टॉप लूजर्स कौन से हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स हैं जहाँ पर उतनी तेजी नहीं देखने के लिए मिल रही है। आर पावर यहाँ पर 2 दिन से लगातार डाउन सर्किट लगता हुआ जा रहा है। काउंटर पर अनिल अंबानी जी का जो एक इस्तीफा आया बोर्ड से आर पावर आर इंफ्रा के, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। हालांकि सेबी ने जो 5 साल के लिए बैन लगाया उन पर उसका ये इम्पैक्ट है कि ये लगातार 2 दिन से डाउन सर्किट पर चल रहा है काउंटर। किर्लोस्कर ब्रदर यहाँ पर करीब 4.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जायडस लाइफ यहाँ पर करीब 4% की गिरावट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑप्टिकोल इन तीनों ही काउंटर में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रेड मार्क देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन क्या कुछ ग्लोबल खबरें हैं, पहले उन पर विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वीकेंड्स में काफ़ी कुछ खबरें ऐसी थी जिनका कि इम्पैक्ट हम आज के मार्केट में देख रहे हैं। हमने बात भी किया था कि अगले वीक में कौन सी सबसे पहले खबर होगी। तो फेड एज यूजुअल इस पर एक बार विस्तार से बात करते हैं। फेड चेयरमैन ने अमेरिका में ब्याज दर घटाने के संकेत दे दिए, और अगर जो उनके स्टेटमेंट हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी कि टाइमिंग और ब्याज दर घटने की पेस डेटा के आधार पर होगी। और उन्होंने उसके आगे जो बोला कि डेटा अब हमारे कंफर्ट जोन की तरफ आ रहा है। इन्फ्लेशन जो वो 2% की रेंज पर सोच रहे थे उस रेंज को अब अप्रोच करने लगा है। तो क्लियर कट हो गया कि इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है। दूसरा कि अब सितंबर में रेट घटना तो लगभग तय है। सितंबर के मिड में मीटिंग होगी फेड की। अब बैठक में ये माना जा रहा है, कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा या 50 बेसिस पॉइंट का होगा। सर भी बोल रहे थे कि 25 या 50, अब स्पेकुलेशन यहाँ पर है। हालांकि 6 सितंबर को अमेरिका में एक डेटा होगा, जॉब डेटा, जिससे ये तय हो जाएगा कि जो फेड की जो रेट कट होगा उसकी रफ्तार क्या होगी सितंबर मीटिंग के लिए। एटलीस्ट जो स्वैप ट्रेडर्स हैं वो पूरे साल के लिए यानी कि 2024 में करीब 1% तक का रेट कट एक्सपेक्ट किए हुए बैठे हैं। सितंबर में 25-50 होगा, फिर अगली मीटिंग होगी उसमें भी रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिसंबर में जो मीटिंग होगी उसमें भी एक रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1% का रेट कट 2024 में ज़्यादातर जो दुनिया भर के ट्रेडर्स की हम बात कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्फोसिस, आज हमने देखा TCS, HCL, टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, वेदांता, इन सभी में स्ट्रेंथ बनी हुई है। महेश सर, अगर मुझे इन सभी में से कोई काउंटर इन लेवल्स पर सोचना हो कि इसमें कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिल पाएगा, वो कौन सा हो सकता है सर आपके हिसाब से? देखिए, ये सारे काउंटर है ऑलरेडी यहाँ पे अपने लोअर लेवल से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन अब हो चुका है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा लोअर लेवल का वापस से वेट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट यस, हायर लेवल पे अगर अपने को आईटी सेक्टर में देखना है तो इन्फोसिस है, HCL टेक है, TCS है, जिसमें भी आपको ज्यादा कंफर्ट आता है। उसके अंदर फिर भी आपसे देखा जा सकता है। मेटल के अंदर आप देखें तो JSW स्टील है। तो ये बड़े काउंटर अगर आपको देखना है एक ग्रुप में निफ्टी में काउंटर देखने, तो ये सारे काउंटर जो थे ठीक है। स्मॉल स्पेस में अपने को एक सोनाटा सॉफ्टवेयर फंडामेंटली ठीक लग रहा है, और हिंदुस्तान कॉपर जो है
वो एक काउंटर जो है वो ठीक लग रहा है। तो ये लेवल से उनकी वैल्यूएशन वाइज भी वो रिजनेबल लग रहा है। और थोड़ा सा स्ट्रेंथ अगर सारे सेक्टर में मिलता है तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे अपसाइड थोड़े इनसे कंपेरेटिवली ये काउंटर वहाँ पे थोड़े ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जियो पॉलिटिकल फ्रंट से है। वीकेंड में जब फेड का स्टेटमेंट, फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट आया फ्राइडे को, तो लोग खुश हो गए थे। लेकिन सैटरडे को और संडे को जब इसराइल और जो लेबनान के बीच में जो लेबनान का एक संगठन है हिजबुल्ला, उनके बीच में बहुत तेज फायरिंग शुरू हो गई। रॉकेट्स वगैरह और प्लेन्स वगैरह एक दूसरे के एरिया में जाने लगे, वहाँ पर बमबारी शुरू कर दी। ये आज तक की सबसे बड़ी तेज उन दोनों के बीच में एक एस्केलेशन थी। तो उससे लगा कि शायद जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन संडे इवनिंग तक आते आते दोनों की ही तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आ गए, हिजबुल्ला की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी, कि अब जो एस्केलेशन होना था, जो तेज गति का होना था, वो हो चुका है। और ये जो हिजबुल्ला ने जो एस्केलेशन किया, वो उनके जो एक कमांडर थे और पिछले महीने शुक्र करके उनको मारा गया, और उससे पहले जो हमास के टॉप लीडर थे उनको मारा गया। तो ये एक तरह से बदला लेने की कोशिश की गई थी हिजबुल्ला की तरफ से। उन्होंने कहा हमारी साइड से हो गया। वहीं इसराइल ने बोला कि अगर उनकी साइड से कुछ भी होगा तब हम और एग्रेसिव करेंगे, यानी कि अगर वो एग्रेसिव नहीं कर रहे तो इसराइल भी उतना एग्रेसिव नहीं होगा। तो एक तरह से जियोपॉलिटिकल फ्रंट भी थोड़ा सा शांत होता हुआ दिखाई दिया। वहीं जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि रूस के खिलाफ कार्रवाई हमारी शर्तों को मनवाने के लिए की जा रही है। मतलब कि जो यूक्रेन का एग्रेशन है वो रूस पर, रूस के साथ जब वो टेबल पर बैठे शांति वार्ता के लिए, तो उनकी भी कुछ शर्तें मान ली जाएं, इसलिए यूक्रेन थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ग्लोबल शांति की तरफ एक संकेत है। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। हालांकि स्टेटमेंट काफ़ी आए हैं। महेश सर, अगर जियोपॉलिटिकल फ्रंट में कहता हूँ दोनों ही वॉर अगर शांत हो जाते हैं, ये पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए, या मार्केट चूंकि इतना सारे इन मार्केट ने कभी इन युद्धों को अब डिस्काउंट ही करना बंद कर दिया था एक तरह से, तो मार्केट को कोई असर ही नहीं होगा। नहीं, डेफिनेटली लेबनान वाली न्यूज थी वो एक नेगेटिव थी। और अभी उन्होंने वापस से जैसे स्टेटमेंट आए हैं उसके लिए थोड़ी सी शांति की हो रही है। बट मुझे कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि ये वापस से तनाव जो है वापस से अगर उभर के आता है, अगर, तो ये कहीं ना कहीं पे सेंटीमेंट जो है थोड़े बहुत नेगेटिव कर सकता है। बाकी यूक्रेन की बात है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो धीरे धीरे समझौते की और वार्ता चल रही है। तो हो सकता है कि वो यूक्रेन वाला जो जेलेंस्की वाला इश्यू जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे रिजॉल्व होता है, क्योंकि वो इसके अंदर वर्ल्ड के बड़े लीडर्स जो है धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वहां पे वो तो सॉल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इजरायल और लेबनान वाला जो इश्यू है वो कहीं ना कहीं कि उनके जो मेंटेलिटी है उसके हिसाब से लगता है कि वो इतना जल्दी शायद हमें शांति होता हुआ ना दिखे, वापस से वो उभर के आ सकता है। और ये अगर वापस से उभर के आता है तो कहीं ना कहीं पे इसकी नेगेटिविटी के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए और कॉशियस मोड पे रहना चाहिए। ये जो खबर है कहीं ना कहीं पे हमारे को लगता है कि ये अगर ये वापस से उभर के आती है तो थोड़ी नेगेटिविटी अपने को देखने को मिल सकती है वर्ल्ड मार्केट के अंदर। जी। साथ ही कुछ एक घरेलू खबरें भी हैं जिन पर की नज़रें डालनी चाहिए। उसमें है सबसे बड़ा कि निफ्टी में बदलाव। निफ्टी में दो काउंटर 30 सितंबर से बाहर हो रहे हैं, डिविस लैब और एलटीआई माइंट्री। और दो काउंटर जो कि शामिल हो रहे हैं वो है बीईएल और ट्रेंट, टाटा की ये कंपनी है। ट्रेंट जिसमें कि हमने काफ़ी कुछ देखा कि जूडियो ने इनकी सेल बदल दी, इनकी तस्वीर बदल दी। जूडियो जो इनका एक ब्रांड है, और वेस्ट साइड उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा जितना कि जूडियो कर रहा है आज की डेट में, जिसकी वजह से ये काउंटर बहुत तेज़ी से चला है पिछले कई कुछ महीनों में। और निफ्टी में शामिल होने के कैंडिडेट की लिस्ट में खड़ा हो गया था। काफ़ी महीनों से इस पर बात भी हो रही थी कि ट्रेंड शायद निफ्टी में आ सकता है, और निफ्टी में फाइनली आ गया है। महेश सर, कैसे देखें इन चारों काउंटर्स को? देखिए, बेल कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। हमारे को लगता है कि बेल के अंदर यहाँ से भी अगर किसको पोजीशन बनानी हो तो बना सकते हैं। और डिवीज लैब और ये एलटीएम माइंट्री है, उनको थोड़ा ज्यादा भी ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे नहीं रहा कंपेयर टू, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, वहां पे कोई ज्यादा फर्क दिखा नहीं दे। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड वैल्यूएशन वाइज हमारे को कहीं ना कहीं पे थोड़ा ज्यादा महंगा लग रहा है। अब यहाँ ये लेवल से हमारा पुराना ट्रैक था, बट ये लेवल से अब कहीं ना कहीं पे महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो कंटिन्यू पुराना ट्रेंड है, जो उनका एक अपसाइड हुआ वो आगे कंटिन्यू होगा, ये अब थोड़ा सा डाउटफुल दिखाई दे रहा है।
हालांकि अभी तक के डेटा सारे पॉजिटिव, बट आगे की जो इनकी प्राइस वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी महंगी लग रही है। हालांकि स्टॉक्स काफी परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ से थोड़ा सा क्वाइट ये महंगा लग रहा है। जी। और बहुत सारे काउंटर है सर। एक खबर आई है कि गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं वो 20 बेसिस पॉइंट घटा दिए हैं, और 35% की जो सरकारी स्पेंडिंग थी Q1 में वो कम हुई है, जिसकी वजह से Q1 के जीडीपी ग्रोथ डेटा उतने एग्रेसिव साइड पर नहीं आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2024 में उन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स दिए वो 6.7% के दिए हैं और 6.4% के दिए 2025 में। यानी कि 2024 में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो तो एक बार के लिए फिर भी ठीक रहेगी, लेकिन 2025 में उनको थोड़ी सुस्ती दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। साथ ही अगर देखें तो भारत के वैसे अगर Q1 जीडीपी ग्रोथ डेटा देखें तो 30 अगस्त को जारी होने वाले हैं, जिसमें कि माना जा रहा है कि 6% की ही ग्रोथ रेट देखने के लिए मिलेगी, और ये जो पिछली 6 तिमाही हैं उनमें सबसे निचली ग्रोथ इस क्वार्टर में ही देखने के लिए मिलेगी। महेश सर, कुछ एक काउंटर जो कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से सीधे तौर पर जोड़े जाते हैं, L&T, सीमेंस, ABB और कुछ एग्री शेयर्स भी जोड़े जाते हैं। कैसे देखना चाहिए सर इन शेयर को? नहीं, उन शेयरों में तो ज्यादा कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, बट ये मैं इस नोट से एग्री करूंगा। अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट के एक्शन चल रहे हैं उसे कहीं ना कहीं पे लगता है कि गवर्नमेंट का जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें थोड़ा फर्क गिरेगा। उसके हिसाब से मैं ये रिपोर्ट में थोड़ा एग्री करूंगा कि हाँ, यहाँ पे ग्रोथ जो आने वाले टाइम के अंदर है थोड़ी सी कमी अपने को पूरे डेटा के अंदर देखने को मिल सकती है। बट एलएनटी वाइज अपन देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अपने को दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। एलएनटी में यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टेड है तो कंटिन्यू रहा जा सकता है, और अपवर्ड मोमेंट भी जो है एलएनटी में कंटिन्यू रहेगी। तो एलएनटी वाइज यस, एलएनटी में कोई दिक्कत दिखाई नहीं रही है, बट यस ग्रोथ के डेटा के अंदर जो है अपने को थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट के एक्शन जो है वो अभी वैसे एग्रेसिव जो पुराने जो एक्शन थे उससे अभी कंपेयर टू एग्रेसिवनेस जो है उनकी कम हो गई है, और जो उनका नॉर्मल सा बिहेवियर था वो बिहेवियर में चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आगे भी हमारे को कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन और दिखाई दे सकते हैं जिससे कि वो जीडीपी का ग्रोथ में थोड़ा से 5-10 पैसे का जो है बिप्स में ओवरऑल फर्क पड़ने के चांस है। तो ये रिपोर्ट से मैं एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं पे लगता है कि थोड़े से ग्रोथ के डेटा जो है वो अपने कम होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। जी। अब कुछ एक दर्शकों के सवाल लेना भी शुरू कर देते हैं। तनु जी का सवाल है, सद्भाव के इनके पास 35 के प्राइस के कुछ शेयर परचेज है, इनको होल्ड करें या सेल कर दें सर? काफी टाइम से शायद मेरे हिसाब से बहुत टाइम से ये शेयर जो है नीचे के लेवल से वापस से ऊपर आया है, तो यहाँ पे एक वापस से एग्जिट कर लेना ज्यादा सही रहेगा, और एग्जिट कर ले तो बेटर रहेगा। जी। रेनू गोयल जी का सवाल है सर, रामा स्टील के बारे में बता दीजिए। 12.5 रुपये के करीब इनका परचेज प्राइस है, लॉस में है, लॉस बुक कर लें या वेट करना चाहिए इनको? नहीं, देखिए ये काउंटर जो है काफी टाइम से स्प्लिट बोनस होने के बाद में ये रेंज है, तो ये रेंज इनकी वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट आवे तब इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। अभी फिलहाल लॉस में है तो थोड़ा टाइम होल्ड करिए, वापस से इनके भाव जो है वापस आने के चांसेस लग रहे हैं, तो थोड़ा टाइम होल्ड कर लीजिए, वापस कॉस्ट टू कॉस्ट कम से कम आवे तब एग्जिट कर सकते हैं। जी। इसी बीच एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, अमरीतप्रीत सिंह जी। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। सर मैं एक सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जो भी शेयर देते हैं ना बहुत बड़े चलते हैं सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डेली सर मैं आपका शो देखता हूँ दोनों टाइम में, अभी भी 1 बजे भी देखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज़ सर पूछिए सर अपना मेरे पास सवाल। एक मेरे पास सर इंजीनियर इंडिया के 260 के भाव से 150 शेयर है, तो सर अभी बहुत डाउन चल रहा है। अभी इसका इस एसएल कितना का लगा है? जी 1 साल होल्ड कर सकता हूँ मैं इसको? जी, पूछ लेते हैं। महेश सर, इनके पास इंजीनियर्स इंडिया के 150 शेयर हैं 260 के भाव पे। थोड़ा समय दे सकते हैं, कुछ और रिटर्न मिल पाएगा क्या? डेफिनेटली ये से होल्ड करना चाहिए, और इसके अंदर अपना जो कवरेज भी काफी टाइम से था, तो हमारा कवरेज शायद 150 के रेंज से हमने इसको चालू किया था, तो 140 के रेंज से, तो उसके बाद में ये अपसाइड कंटिन्यू चला था। अभी थोड़ा टाइम में ये इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से होल्ड करिए, ये आपको वापस से 325 350 तक के लेवल जो है आराम से दिखाएगा। थोड़ा टाइम जरूर देना पड़ेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है,
तो बने रही है, कोई दिक्कत फिलहाल दिख नहीं रही है। थोड़ा वॉलेटिलिटी के अंदर जरूर अप एंड डाउन अपने को देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल यस, आपको ये यहाँ से भी एक पॉजिटिव अपसाइड कंटिन्यू देखने को मिलेगी। 325 350 तक के लेवल जो है आप एक साल के अंदर मान के चलिए, ये आपको जरूर दिखा देगा। जी, तो यहाँ से अभी जो लॉस है वो थोड़ा पूरा हो जाएगा सर, आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। आपकी तो 260 की खरीद है, 213 चल रहा है, तो अभी 40-45 रुपये का लॉस है। लेकिन यहाँ से आपको जो आपकी बाइंग प्राइस है वहाँ आपको करीब 60-70 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा, और यहाँ से तो करीब 100 रुपये ऊपर के टारगेट्स हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर, गैब्रियल इंडिया पर फ्रेश बाय के लिए पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या लेवल्स पर बाय करना चाहिए। ये पर्टिकुलर ये काउंटर अपन ने आप ही के शो पे पहले दिया हुआ था, तो ये थोड़ा सा अपसाइड हुआ है अभी। अगर इनको बाइंग करनी है तो डेफिनेटली की जा सकती है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है फिलहाल। एक खाली नेगेटिव न्यूज जो आई थी उसके कारण से जो इनकी जो मूवमेंट थी थोड़ी सी एक पीसफुल हो गई थी, बट यस ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जैसे भी जो भी रेट कट वगैरह आता है, तो यहाँ से ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा होगा। तो यही कहीं ना कहीं पे ये सारी पूरी इंडस्ट्री के अंदर ऑटो कंपोनेंट में अच्छी खासी अपसाइड अपने को देखने को मिल सकती है। तो गैब्रियल इंडिया यस, यहाँ से भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं, बट व्यू जो है कम से कम 9 से 12 महीने का रखिएगा, तो आपको शायद से अच्छे रिटर्न ये दे सकते हैं। 650 से तक के लेवल जो है इसमें आराम से देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली बढ़िया काउंटर है और डाइवर्सिफाइड है, इनका जो बिजनेस भी है हर एक सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफाइड है। तो ये काउंटर डेफिनेटली यस, आप यहाँ से खरीदना है तो भी खरीद सकते हैं। जी, एक हमारी दर्शक हैं रिनी, इनका सवाल है सर, बोरोसिल रिन्यूएबल पर और वारी रिन्यूएबल पर, इनके बारे में बताएं। एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा इनको लॉस हो रहा है। देखिए वारी रिन्यूअल में तो ऑलरेडी काफी अपसाइड हो गया था, उसके बाद में अगर ये है तो वहां पे तो हमारी कोई कवरेज स्पेसिफिक है नहीं। तो अगर इनको एग्जिट करना है तो एग्जिट कर लीजिए, दूसरे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग काउंटर पे वहां पे स्लोली स्विच करके जैसा जैसा उसके अंदर एलोकेशन आता है तो आप अपना लॉस भी कवर कर सकते हैं। दूसरा काउंटर अपने शायद, सॉरी अभी मैं भूल गया कौन सा बोला था सर। बोरोसिल, बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यू के अंदर अगर आप देखें तो धीरे धीरे इंट्रैक्शन वापस से होना चालू हुआ है, और काफी टाइम के बाद में अगर आप देखेंगे तो बीच में अभी ये 560 तक के लेवल भी अपने को देखने को मिले थे। तो ये काउंटर स्पेसिफिक है, या इसको एक टेक्निकल सपोर्ट के जरिए से 480 का जो है 478 का स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। वापस से अपसाइड बनेगी तो 560 से 575 तक के लेवल जो है वो आराम से अपने को इसमें काउंटर में देखने को मिलेगा। बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट था रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, वो भी कहीं ना कहीं पे स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव हुआ था, बट ये थोड़ा सा ये वापस से एक डाउन साइड में आया है। तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और धीरे धीरे जैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे शायद उसके अंदर अपने को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पॉजिटिव। तो उस टाइम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये काउंटर जो है आप होल्ड कर सकते हैं। जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, रवि रंजन सिंह जी। सिंह साहब नमस्कार, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। सर मेरे पास आईओबी के 400 शेयर है 65 के भाव पे सर, एक साल का नजरिया है, और जेके बैंक के 200 शेयर है 110 के रेट पर सर, ये भी एक साल का नजरिया है सर। जी पूछ लेते हैं। सर इनके पास इंडियन ओवरसीज़ बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर हैं। आईओबी के शेयर 65 रुपये के, और जम्मू एंड कश्मीर के जो शेयर हैं वो 110 रुपये के भाव पर हैं। क्या करें सर? ये फिलहाल दोनों में होल्ड कर, कोई दिक्कत फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही है, और धीरे धीरे छोटा अपसाइड इसके अंदर देखने को मिलेगा। बट यस, अब ये जो बैंकिंग शेयर है या दूसरे बैंकिंग शेयर है उसमें पहले जितना अपसाइड जो था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यस आप यहाँ से होल्ड करिए, बट यस आपका जो अगर प्रॉफिट का रेंज है, जो थोड़ा प्रॉफिट मिलता है तो आप उसमें से एग्जिट करके दूसरे काउंटर में स्विच करने करे तो ज्यादा बेटर रहेगा स्लोली। कारण कि पहले जितना रिटर्न अभी पीएसयू बैंकिंग में अपने को देखने को शायद नहीं मिलेगा ये 1-2 साल के अंदर। और जो उनका जो बैलेंस शीट जो है वो ऑलरेडी सारे डेटा जो है बैलेंस शीट के सुधर गए हैं, तो वो एक अपसाइड जो रहता है वो ऑलरेडी इसमें कवर सारे बैंकिंग में हो चुका है। तो बैंकिंग में यस आपके भाव तो जो है वो यहाँ से धीरे धीरे अपसाइड होएंगे, बट रिटर्न जो है वो पहले जितना कंपेरेटिवली अभी यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है। तो यस आप यहाँ से होल्ड करिए, बट आपको रिटर्न जो है थोड़े पहले की तुलना में कम मिलेंगे। तो आपको
अभी जैसे इंडस्ट्री में हमारा जो भी आप चलते हैं उसके अंदर धीरे धीरे स्विच करें तो आपके कहीं ना कहीं पे लॉस भी कवर हो सकते हैं और आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल। साथ ही कुछ एक और खबरों वाले शेयर्स पर बात कर लेते हैं। अंबुजा सीमेंट सर, शुक्रवार को इसमें अदानी ग्रुप के द्वारा करीब एक हिस्सा बेचा गया 2.8% के आसपास, और जिसमें से बड़ा हिस्सा, जो जितने शेयर उन्होंने बेचे उसका करीब 25% हिस्सा जीक्यूजी पार्टनर्स ने खरीदा। और अदानी ग्रुप ने करीब 6.79 करोड़ शेयर बेचे थे, और जीक्यूजी ने उसमें से 6.79 करोड़ जो अदानी ग्रुप ने शेयर बेचे थे उसमें से 1.7 करोड़ शेयर जीक्यूजी पार्टनर्स ने खरीदे 625 रुपये 50 पैसे के भाव पर। सर, जीक्यूजी की हिस्ट्री तो बहुत अच्छी हो रही है इंडिया में, एफआईज के तौर पर तो उन्हीं को एक बहुत अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है आजकल। जिस शेयर को हाथ लगाते हैं वो भागने लगता है। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन्स उस समय पर जब उन्होंने गिरते समय पर लिए थे, वो दोनों शेयर्स को आज हम देख सकते हैं कि लगभग डबल ट्रिपल हो गए। उसके बाद इन्होंने वोडाफोन आइडिया में स्टेक लिया था जब इसका एफपीओ आया था, तो शेयर वहाँ से भी बहुत अच्छा चला। आईटीसी में उन्होंने स्टेक लिया था। अब यहाँ पर अंबुजा सीमेंट में स्टेक ले रहे हैं, कैसे देखना चाहिए इन लेवल्स पर? नहीं देखिए, अंबुजा सीमेंट जो है पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है, तो फंडामेंटली काउंटर स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं उनकी वर्किंग जो है सिमिलर है। खाली अपर साइड का मैनेजमेंट है वो चेंज हुआ। तो अंबुजा सीमेंट यस यहाँ से भी अट्रैक्टिव लगता है, और जो भी अभी फिलहाल बजट के अंदर गवर्नमेंट का फोकस जो भी है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी के अंदर ज्यादा रहा है, तो सीमेंट का जो सेक्टर है वो भी यहाँ से भी सीमेंट सेक्टर में जो है कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम देखने को अपने को मिलेंगे। तो ये अंबुजा सीमेंट वैसे भी जो बड़े प्लेयर हैं, अंबुजा है, एसीसी है, और ग्रासिम वगैरह है, तो ये सारी चीजों को बेनिफिट ज्यादा मिलता है। बट ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और ये वैल्यूएशन वाइज भी जो है क्वाइट रिजनेबल अभी तक भी यहाँ से लग रहे हैं। तो यस, यहाँ पे कोई अगर किसी को नया भी फ्रेश बाइंग भी करना है तो बाइंग की जा सकती है। अंबुजा सीमेंट है, एसीसी है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है और उनका जो वर्किंग पैटर्न है वो भी काफी शानदार है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी एक अपसाइड जो है इसमें कंटिन्यू अपने को रहने को देखने को मिलेगी। जी। एक कंपनी है केईसी इंटरनेशनल सर, इसको 1,079 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर जो है ये ट्रांसमिशन लाइंस के लिए है। भारत और मिडिल ईस्ट के कुछ एक कंट्रीज़ हैं लाइक ओमान, यूएई, अरब, वहाँ से इनको ये ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को मिलाकर इस साल कंपनी का जो ऑर्डर इंटेक रहा है वो करीब 8700 करोड़ रुपए का रहा है, और पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो ये ऑर्डर इंटेक अभी तक 60% की ग्रोथ दिखा चुका है। यानी कि पहले 7 महीने में ही 60% की ग्रोथ कंपनी की ऑर्डर जो कंपनी को मिल रहे हैं उसकी रफ्तार में देखने के लिए मिल रही है। सर, अदानी के माफ़ कीजिएगा, केईसी के शेयर में आज 4% की तेजी भी देखने के लिए मिल रही है। कैसे देखना चाहिए सर केईसी को यहाँ से? डेफिनेटली यस, केसी का जो एक साल के अंदर जो आपने डेटा बताया वो हमारे ट्रैक में भी था, और केसी एक प्रिफर्ड काउंटर रहा है हमारे मतलब लोअर लेवल से। तो यहाँ से डेफिनेटली यस, यहाँ से भी अपसाइड जो है कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक ऑर्डर है, इसके बाद में भी हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे नए ऑर्डर भी इनको और ज्यादा सपोर्टिव देखने को मिलेंगे, और कंपनी का मैनेजमेंट जो भी है उनकी आइडियोलॉजी भी जो है वो काफी बढ़िया है। तो उसके हिसाब से और ऑर्डर मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, और कंपनी का ग्रोथ जो है यहाँ से भी कंटिन्यूटी रहता हुआ अपने को दिखाई देगा। तो ये कंपनी में डेफिनेटली अगर किसी के पास में है तो यहाँ से बने रहिए, और यहाँ का आउटलुक जो है यहाँ से भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से कंटिन्यू होल्ड किया जा सकता है अगर है तो। और फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने का टाइम दीजिए, उसके बाद में वापस से फ्रेश बाइंग की जा सकती है। तो केसीएस अगर किसके पास में तो है तो होल्ड कर सकते हैं। है तो होल्ड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। एक शेयर सर, इसमें भी यही पूछूंगा कि क्या होल्ड कर सकते हैं करूर वैश्य बैंक। एसबीआई म्यूचुअल फंड को इस बैंक में 9.99% हिस्सा खरीद के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है। अब चूंकि इन लेवल्स पर जहां पर कि ये काउंटर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, अगर वो 9.99% स्टेक ग्रेजुअली भी लेते हैं, स्कैटर्ड वे में लेते हैं, तोड़ तोड़ के एसआईपी मोड में भी लेते हैं, तो हिस्सा खरीद तो वो करने के लिए एग्रेसिव हैं। तो सर, इन लेवल्स पर जो निवेशक ऑलरेडी हैं इस काउंटर में वो क्या करें, और कुछ इस खबर के बाद क्या कुछ लोगों को इंस्पायर होना चाहिए कि ये शेयर अच्छा है तो इसको खरीद लें? डेफिनेटली अगर देखिए किसके पास में है तो उनको यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल टर्म यूज करना चाहिए। स्टॉक्स के लिए वैसे भी पॉजिटिव न्यूज है, और
बैंक जो है फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो पॉजिटिवनेस है, एक 204 का स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड के लेवल जो है 240 से 250 तक के जो है शॉर्ट टर्म में अपने को देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का ग्रेजुअली जैसे भी ये स्टेक बढ़ाएंगे या और भी काफी सारी चीजें जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, तो हो सकता है कि बैंक के अंदर और अपसाइड अपने को देखने को मिले। तो यहाँ से एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करें तो ज्यादा बेटर रहता है। तो 204 के 205 के करीब स्टॉप लॉस रख के इसको कंटिन्यू होल्ड किया जा सकता है। फ्रेश बैंक के लिए मैं इसको थोड़ा सा 210 212 की रेंज आती है, तब इसको फ्रेश बैंक के लिए अपन वापस से देख सकते हैं कूल ऑफ होने के बाद। जी, एक हमारे दर्शक हैं देव वाजपेयी जी, बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर। बहुत अच्छा हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ। नोवा एग्री टेक के सर, इनके पास 100 शेयर हैं 72 रुपीज़ के प्राइस के। लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है, क्या टारगेट रख सकते हैं ये? फिलहाल ये काउंट हमारे ट्रैक में नहीं है, तो शायद इसके जी, ऊपर। इन्होंने सर दो काउंटर पर और फ्रेश एंट्री के लिए पूछा है, एक मोरपेन लैब और एक इडलवाइज फ्रांस। सर ये दोनों ही काउंटर लगातार मोमेंटम में हैं। मोरपेन लैब लगातार आजकल 5 या 10% डेली चलता है। इडलवाइज के साथ भी यही हाल है। ये काउंटर 67 रुपये से 114 रुपये की रेंज पर आ गया है। क्या फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पर बनती है? देखिए, मॉर्गन लैब आप देखेंगे तो अभी कुछ एक दिनों में ही शायद 55 से 85 तक के लेवल है। हमने हमारे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने कंपनी के क्लाइंट्स को भी 54 55 के लेवल पे सजेस्ट किया था, तो वहां से टेक्निकल टर्म के सबसे एक अच्छा खासा मूव हो गया है। अब यहाँ से अगर कोई बाइंग करना चाहता है या होल्ड करना चाहता है, उनको एक 72 या 74 का स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू को किया जा सकता है। आगे अपसाइड जो है 94 से 100 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकता है। तो मॉर्गन में एक टेक्निकल टर्म यूज करिए, बट यस मेरे हिसाब से अगर किसी ने लोअर लेवल पे अगर लिया है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। तो मॉर्गन लेवल पे अगर है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें तो ज्यादा बेटर है। बट अगर आपका मन है और थोड़ा स्टॉक के अंदर ऑलरेडी अपसाइड देखने को मिल रहा है, तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा के इसको फिर ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर थी, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, इनके बोर्ड से अनिल अंबानी जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। लास्ट वीक ये खबर आई थी कि अनिल अंबानी जी को सेबी की तरफ से 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट के लिए बैन कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा ये काउंटर चूँकि मोमेंटम में अच्छा चल रहे थे, रिलायंस पावर लगातार अपर सर्किट जा रहा था, रिलायंस इंफ्रा में अच्छे मूव्स बन रहे थे, 190 का शेयर 240-50 तक पहुंच गया था, फिर अचानक से गिर गए, ये दोनों शेयर गिर गए। और जो उनके बाकी शेयर हैं वो तो बहुत छोटे लेवल्स पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर तो कोई ज़्यादा मूव हम नहीं मानेंगे। अब चूंकि इन्होंने बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया, तो क्या ये माना जाए कि अनिल अंबानी फ़िलहाल तो इन दोनों ही कंपनियों से दूर हो गए? तो क्या इन दोनों कंपनियों पर कुछ मोमेंटम बनना चाहिए? रिलायंस इंफ्रा मॉर्निंग में रेड मार्क में था, ग्रीन में आया, हालांकि अब फ्लैट है। रिलायंस पावर अभी भी डाउन सर्किट लगा हुआ है। ये देखिए, इस्तीफा दे दिया है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर उनका ये इतना बड़ा सेबी का जो स्टेप्स आया है वो कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी है, उसके कारण से अपने को नेगेटिवनेस देखने को मिलती है। तो ये मतलब छोटा है नहीं, एक बड़ा जो स्टेप्स है, तो उसके कारण से स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा नेगेटिवनेस देखने को मिला है। बाकी चीजें धीरे धीरे वन बाय वन जैसे जैसे इनके आउटकम आएंगे तब क्लियर होगी, तब इसके अंदर वापस से जो भी मूवमेंट बनना है बनना है। एक बार के लिए तो इनके अंदर जो भी नए फ्रेश इन्वेस्टर है वो साइडवेज हो जाएंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी चलेगी, कारण कि स्टॉक्स के अंदर ये न्यूज जो है नेगेटिव है। उसके बाद में वापस से अपडेट्स धीरे धीरे आएंगे, और उसके बाद में वापस स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बने तो देख सकते हैं। फिलहाल इस स्टॉक्स के अंदर अपनी कोई सजेशन रहेगी नहीं। हाँ, किसी ने लोअर लेवल से लिया हुआ है तो वहां से थोड़ा सा एक बार का एग्जिट होके वापस थोड़ा सा वेट करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर इन दोनों ही काउंटर्स पर आपको सलाह मिल गई है, लेकिन अब सलाह देने के लिए हमारे साथ एक और सलाहकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा सर भी जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर, कैसे मना रहे हैं आज जन्माष्टमी? जी, तो जन्माष्टमी देखिए साहब, इस वजह से तो बाजार ही खुला हुआ है, तो सारे तो देखिए अब जो भी फेस्टिविटीज होंगी वो शाम को ही होंगी, आई थिंक 4 बजे के बाद। जी बिल्कुल। सर, कुछ एक दर्शकों के सवाल से ही शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनके काफ़ी सारे सवाल इस समय हैं। ये पूछ रहे हैं, एक हमारे साथ दर्शक हैं रोहित जी, ये पूछ रहे हैं सर, बालू फोर्ज, इनके पास कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं 516 के, 1 से 2 महीने का व्यू है, क्या फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर?
देखिए भारत फोर्ज ही है ना। इनकी थोड़ी सी आपकी आवाज स्लो है जी। सब बालू फोर्ज इन्होंने लिखा है, आई थिंक वही होगा। अ, बालू फोर्ज के ओके। नाम से सर दूसरा शेयर है, ये 814 रुपए का चल रहा है स्पेलिंग सर बताइए, सर। BALU बी है ए सर? एल यू या BALU फोर्ज। ओके। 814 रुपए का शेयर चल रहा है, इन्होंने 500 की रेंज पर लिया हुआ है। जी जी जी, अब आपकी आवाज थोड़ा ठीक आ रही सर। जी तो सर। देखिए, अगर उन्होंने 500 रुपए की रेंज पे लिया हुआ है, रिसेंटली लिस्टेड, आई थिंक अप्रैल में ही लिस्टेड कंपनी है, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर ऑलरेडी देखिए चार्ट स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, तो चार्ट पर कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। ये जरूर है कि अगर कंपनी को अदरवाइज देखेंगे तो जैसा मैं इसको देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि जिस तरह का स्टॉक का परफॉर्मेंस है, कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक डिसेंट ट्रेजेक्टरी में हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी बेसिकली अगर आप देखें तो क्रैंक शाफ्ट, अंडर कैरियर ट्रांसमिशन क्लचेस वगैरह के जो बेसिकली कैपिटल गुड्स सेगमेंट में चेसिस, ऑयल एंड गैस फ्लो कंट्रोल वगैरह कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, और कंपनी का ऑपरेशन परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो देखिए सर, मुझे लगता है कि जिस तरह का चार्ट है बने रहना चाहिए। एक अगर आपको इस तरह के स्टॉक में देखिए स्टॉप लॉस खेलना है, तो अगर आपको होल्ड करना है तो करीब 786 जो इस वीक का लो है वहां पर स्टॉप जी लॉस लगाएं और बने रहें। यही तरीका होता है जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी उसको ट्रेड करने का, भले ही वो ओला इलेक्ट्रिक हो, भले ही बालू फोर्ज हो, क्योंकि यहाँ पर वीक ऑन वीक ही आपको देखना पड़ता है। जिस वीक रेड कैंडल होगा तो उस वक्त आप एग्जिट करिए, और जिस वीक में ग्रीन कैंडल हो उस वक्त आप एग्जिट, उसी जगह पे आप एग्जिट करिए। तो अगर आप बने हुए हैं तो इसी वीक का लो आपका बनता है 780 के आसपास, उसका स्टॉप लॉस लगाइए, वो बनी रहेगी। बिल्कुल। तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहें सर, अच्छा रहेगा। महेश सर, आपकी रडार पर कोई शेयर्स हैं क्या? ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, सोनाटा सॉफ्टवेयर है या हिंदुस्तान कॉपर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा 25,000 के ऊपर वापस से जो होता है, तो आज थोड़ा सा काउंटर के अंदर वीकनेस या मिड कैप स्पेस में कुछ काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था। तो यस, ये दो काउंटर सोनाटा सॉफ्टवेयर है, हिंदुस्तान कॉपर है, एक गोल्डियम इंटरनेशनल भी है, जो भी अगर वापस से लोअर लेवल पे मिलता है तो उसको भी अपन ध्यान में रख सकते हैं। 2-3 साल का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे डेटा काफी अट्रैक्टिव है। और अभी ज्वेलरी और जेम्स के लिए गवर्नमेंट के जो बजट के अनाउंसमेंट थे वो एक ठीक ठाक लग रहे थे, तो वहां से एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू बना था। ये स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से 52 वीक हाई बना रहा था, तो टेक्निकल टर्म पे भी अच्छा लग रहा था। बट आज थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा लोअर लेवल देखने को मिलता है। तो ये स्टॉक्स भी अपन ध्यान में रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से, 1 साल के व्यू के हिसाब से। जी महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।